ठीक है। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ही आगे देखते हैं हम लोग. सो वी हैव फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, n as finite number of trials, P and Q are the success probability and failure probability. P and Q will form a mutually exclusive and exhaustive events. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे लर्न करने की, मतलब थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सक्सेस एंड फेलियर विल फॉर्म अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स केस. ठीक है. तो P और Q का सम टोटल शुड बी 1. इधर आपको ये याद रखना है. हम इसके अंदर मीन और वेरियांस की वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे. यहाँ पे वैसे करके भी निकाल सकते हो आप, x इंटू पी ऑफ एक्स करके भी, बट वो फालतू कदम मजदूरी है. यहाँ वी हैव डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर मीन. सो मीन इज गिवन बाय mu equal to n into p. It is nothing but number of trials into probability of success. Whereas the variance is equal to आधा square, which is equal to npq. आई बात समझ में? ठीक है. अच्छा, यहां पे आप देख सकते हो q जो है वो q की प्रोबेबिलिटी है. q इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी. इट विल बी लेस देन 1. q जो है वो लेस देन 1 होगी. तो np पे जब आप कोई वैल्यू छोटी से मल्टीप्लाई करते हो, लेस देन 1 वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, तो वो वैल्यू और घट जाती है. तो इसका मतलब npq हमेशा आपके np से छोटा होगा. और कैन आई डायरेक्टली से my mean will always be smaller than my variance. Sorry, variance will always be smaller than my mean. Correct क्या? Variance is always smaller than my mean. आई बात समझ में? It can be equal to also. ठीक है. यहां पे मैं इधर बताती हूं आपको. Mean is always, अभी अच्छा अगर मैं अंडर रूट लेती हूँ NPQ का तो क्या मिलता है मुझे? Standard deviation. Can I say my mean will always be greater than my standard deviation also? Correct ना? ठीक है. चलें आगे. Next. Now moving ahead. आगे चलते हैं. इधर हम लोग कई बार हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरियांस को यूज करते हैं टू फाइंड द बायसनेस ऑफ द कॉइन और डाइस, जो भी आप एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हो उसकी बायसनेस चेक करने के लिए. तो यहाँ पे 3 इवेंट्स या 3 कैटेगरीज हैं जहां पे हम डिफाइन कर सकते हैं. तो अगर आपकी ऑब्जर्वेशन, मतलब आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एक होती है प्रैक्टिकल वैल्यू और एक होती है थियोरिटिकल वैल्यू. थियोरिटिकल होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो आपने थ्योरी से एक्सपेक्ट की है, और एक होती है ऑब्जर्व वैल्यू, जो आप कर रहे हो ना प्रैक्टिकली, तो जो निकल कर आ रहा है वो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू. Now, if your observed value, हम यहाँ पे observed value को कंपेयर करेंगे. अगर आपकी observed value mu प्लस माइनस 2 सिग्मा के बीच में है, mu प्लस माइनस 2 सिग्मा के बीच में, मतलब mu माइनस 2 सिग्मा से लेके mu प्लस 2 सिग्मा के बीच में है, तो हम कहेंगे कि अनबायस्ड कॉइन ही है, अनबायस्ड डाइस ही है. क्यों? क्योंकि इतना वेरिएशन एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व में चलता है. सो इट इज अनबायस्ड. ठीक है. दूसरा केस जो हम देखेंगे वो होता है कि अगर आपकी वैल्यू म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू माइनस 2 सिग्मा या म्यू प्लस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा के बीच में लाई कर रही है, तो हम बोलेंगे कि वो परहैप्स बायस्ड हो सकता है. ठीक है. तो दूसरा केस क्या है? म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा टू म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा. इसको समझेंगे. म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू माइनस 2 सिग्मा तक, और म्यू प्लस 2 से म्यू प्लस 3 के बीच में अगर वो लाई करता है नीचे और ऊपर, तो हम बोलेंगे कि इट माइट बी परहैप्स बायस्ड. हो सकता है पर कंफर्म नहीं है. ठीक है. एंड लास्टली, अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर देन म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा आ जाती है, ग्रेटर देन और लेस देन माइनस 3 सिग्मा एंड ग्रेटर देन प्लस सिग्मा, आप अलग अलग करके लिखना चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं. मैं इसको अलग अलग लिख देती हूँ. ग्रेटर देन अगर हमारा अटक क्यों गया, लेट्स वेट. ग्रेटर देन अगर सिग्मा म्यू प्लस 3 सिग्मा है, या फिर और लेस देन म्यू माइनस 3 सिग्मा है, एक ही बात होती है, मतलब उससे छोटी या उससे बड़ी, बियॉन्ड द लिमिट्स, देन वील से दैट इट इज डेफिनेटली बायस. राइट? इज दिस क्लियर? समझ आया क्या? सो ये 3 केसेस याद रखने हैं हमको. कभी पूछ ले तो ठीक है, नहीं पूछे तो भी, वैसे तो अभी तक नहीं पूछा गया है, बट स्टिल पूछ ले तो हमको पता होना चाहिए.
हाँ, जैसे हमारी जो भी वहां आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि मीन इज दिस, वेरियांस इज दिस, ओके, एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द सिक्सेस अपीयर्ड और द हेड्स अपीयर्ड इज दिस, वो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। ऑब्जर्व वैल्यू मतलब प्रैक्टिकली आपने क्या किया। जैसे मैं 500 बार कॉइन टॉस कर रही हूं, एक्सपेक्टेशन तो ये है कि 250 बार हेड्स आना चाहिए, बट हो सकता है वो 250 की जगह 230 बार आया, 220 बार आया, क्योंकि इतना वेरिएशन हो सकता है ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेक्टेड वैल्यूज में। तो वो बोल रहा है कि बताओ वो बायस्ड है कि अनबायस्ड है, ठीक है। तो अगर 250 आपकी मीन वैल्यू थी, 220 आपका आया, आपको वेरियांस कुछ दे रखा है, तो हम उसके अंदर लिमिट्स चेक करेंगे कि ये जो 220 है वो कहाँ लाई कर रहा है। म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच में है, तो हम बोल देंगे कि नहीं नहीं ठीक है, चलता है इतना, तो सो इट इज नॉट बायस्ड। बट अगर ये म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू माइनस 3 सिग्मा के बीच में है, या म्यू प्लस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा के बीच में है, तो हम बोल देंगे कि हाँ इसमें बायसनेस हो सकती है कुछ हद तक। और अगर आपके ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू बहुत ज्यादा डिफरेंट आ रही है, मतलब म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा के बड़ी या छोटी आ रही है, तो हम बोलेंगे कि डेफिनेटली इट इज अ बायस्ड कॉइन और अ बायस्ड डाइस। ऑलराइट, इज दिस क्लियर? ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द क्वेश्चंस हियर। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन व्हिच इज बीन आस्क्ड हियर। ये थोड़ा सा आपकी कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को स्टडी कर रहा है। आप कॉम्बिनेशंस पढ़े थे ना हम लोग, व्हाट इज CNCR वाला कंसेप्ट, ये उसको यूज करेगा। सो लुक एट द क्वेश्चन, अ फेयर कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स, सो n की वैल्यू तो हो गई 6। द नंबर ऑफ हेड्स, हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हाफ, तो फेलियर क्या हो जाएगा? हाफ ही। 1 माइनस हाफ कर लो, हाफ आ जाएगा। ही इज सेइंग दैट x की प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू k इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू k प्लस 2। ये ऐसे लिखा है, p मिक्स कर दिया उसने, ये p है, ठीक है क्या? तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू k की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या हो जाएगा 6c k हाफ की पावर k हाफ की पावर 6 माइनस k। सही लिखा है क्या मैंने? देख लो। इधर से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू k प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6c k प्लस 2, है ना, हाफ की पावर k प्लस 2 हाफ की पावर 6 माइनस k माइनस 2। वही 6 माइनस k प्लस 2, तो मैंने ओपन कर दिया, 6 माइनस k माइनस 2 लिख दिया, ठीक है क्या? अच्छा देखो दोनों है ना, इधर भी देखो 6c k, ये हाफ की पावर 6 बन रहा है, क्योंकि k प्लस 6 माइनस k, तो k से k कट गया, 6 बचा, और इधर बच रहा है 6c k प्लस 2, ये भी हाफ की पावर 6 ही बच रहा है। देखो तो आप देख सकते हो, हाफ की पावर 6 हम दोनों तरफ से कैंसिल कर दिए, हमारे पास क्या आ रहा है 6c k बराबर 6c k प्लस 2। तो हमने क्या पढ़ा था, या तो k बराबर k प्लस 2 होगा, जो तो पॉसिबल ही नहीं है, या फिर k प्लस 2 मस्ट बी इक्वल टू 6। याद है आपको, हमने क्या पढ़ा था, NCA बराबर NCB है अगर, तो हम क्या बोलते हैं, इधर A इक्वल टू B और A प्लस B बराबर N। NCR इक्वल टू NCN माइनस R, वहीं से ही आ रहा है, तो इधर से हमारी k की वैल्यू क्या हो गई, देखो k की वैल्यू आ गई हमारी 2k इक्वल टू 4, k की वैल्यू हो गई 2, देखो तो 4, k की वैल्यू हो गई 2। आई बात समझ में? सो आंसर इज C। गॉट इट क्या एवरीवन? इज दिस क्लियर? पक्का? चलू क्या आगे? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ अ रैंडम वेरिएबल x follows a binomial distribution with parameters n and p, ठीक है, the mean is always less than the variance. Is the mean always less than the variance? No, the variance is always less than the mean. So first option ही गलत हो गया, मतलब first assertion ही गलत हो गया। Second, probability of an event lies between 0 and 1, 0 and 1 included. Yes, correct. So इधर से option क्या हो जाएगा आपका, assertion is false, reason is true. ठीक है क्या? D. Next, Kuho and Beena are equally capable badminton players. Equally capable badminton players का मतलब क्या हुआ, दोनों की जीतने और हारने की प्रोबेबिलिटीज बराबर हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीना विनिंग इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ कुहू विनिंग इज हाफ। ऑब्वियसली बीना जीत रही तो कुहू हारेगी, कुहू जीत रही तो बीना हारेगी, दिस इज ट्रू, है ना। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट बीना विल बीट कुहू इज 3 games out of 4 is
25%. सो इसका मतलब हमें क्या 4 में से 3 गेम में बीना को जिताना है. ठीक है, तो 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 विल बी 4c3 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 1. एक में वो हारी है, 3 में वो जीती है. कितना आ जाएगा 4 इंटू 1/8 इंटू 1/2 कितना आ रहा है देखो 1/4. 1/4 इज नथिंग बट 25% ना, परसेंटेज की बात करूं तो ये तो सही हो गया, मतलब असर्शन तो सही है. रीजन पढ़ते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेसेस इन ट्रायल्स इज गिवन बाय डिनोटेड बाय पी एक्स इक्वल टू आर इज गिवन बाय पी एक्स इक्वल टू आर एनसीआर पी की पावर आर एन क्यू की पावर एन माइनस आर वेयर आर वेरीज फ्रॉम 0 1 2 3 अप टिल एन where P denotes the success and Q denotes the failure in each trial. Yes. So this is also true. And can we say they are correct explanations also? क्योंकि मैंने भी ultimately वही formula use करके निकाला है 25%, right? अच्छा, यहाँ पे मैं यहाँ पे limit की ही बात कर लेती हूँ आपसे, क्योंकि हम यहाँ पे शायद लिमिट नहीं लिखे थे. तो इधर देखिए, अगर हम यहाँ पे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले की बात करें तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू आर सक्सेसेस इज NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R, राइट. अच्छा, और R की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है? 0 1 2 एंड सो ऑन अप टिल N. मतलब तुमको N चांसें मिली हैं तो तुम एक बार भी सक्सेस नहीं ले पाए. ठीक है, मतलब वही 5 चांस मिली है गन से शूट करने की. ठीक है, आप एक बार भी गुब्बारा नहीं फोड़ पाए. आप एक बार गुब्बारा फोड़ पाए, आप 2 बार फोड़ पाए, 3 बार फोड़ पाए, 4 बार फोड़ पाए, और आप बहुत अच्छे शूटर हो तो आप 5 बार फोड़ पाए. अच्छा, एक बात अगर 6 बार फोड़ पाओगे क्या? 5 चांस में 6 बार फूट सकता है क्या गुब्बारा? नहीं, नॉट पॉसिबल. सो इसका मतलब आपकी सक्सेस जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगी? 0 1 2 3 अप टिल n. आई बात समझ में? सो टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 1 2 3 अप टिल n. ये याद रखेंगे, लिमिट याद रखेंगे इसमें. ठीक है क्या? नेक्स्ट, हम फॉर्मूला ही नहीं देखे थे. चलो नेक्स्ट चलेंगे हम लोग आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन रीजन क्वेश्चन ही है. देखो यार, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 heads when an unbiased coin is tossed 10 times is given by C 10 6. इसको कैसे रीड करते हैं? 10 C 6 C. फर्स्ट वाला नंबर इज n, सेकेंड वाला नंबर इज r. सो 10 C 6 1/2 की पावर 6 1/2 की पावर 4, वो टोटल मिला के 1/2 की पावर 10 ही बन रहा है. सही है. सो इधर से क्या आ जाएगा? इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. देख लो, वहीं से ही निकल कर आया है. NCR वही लिख रखा है इसने नीचे, उसी फॉर्म में ही लिख रखा है. सो दे आर करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑल्सो. नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. If a fair coin is tossed 6 times, so how many trials you are making? You are making how many trials? We are making 6 trials. So n equal to 6. What is the probability of success? So probability of success is half and probability of failure is half. ठीक है, इधर से दोनों probabilities आ गई तो हम क्या जाएंगे? हमारे पास अब at least 4 successes देखना है. We have to see at least 4, मतलब 4 5 और 6. ठीक है क्या? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 4. सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे. x की वैल्यू 4 प्लस x की वैल्यू 5 प्लस x की वैल्यू 6. अथवा 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 बोलेंगे हम लोग. 4 होगा तो भी चलेगा, 5 होगा तो भी चलेगा, 6 होगा तो भी चलेगा. लगा देते हैं फॉर्मूला. 6c4 हाफ की पावर 4 हाफ की पावर 2 प्लस 6c5 हाफ की पावर 5 हाफ की पावर 1 प्लस 6c6 हाफ की पावर 6. ठीक है, इधर से देखिएगा, हम ऐसा करते हैं ना, हाफ की पावर 6 कॉमन निकाले थे, सब में आ रहा है क्योंकि. सो हाफ की पावर 6 कॉमन निकाला. 6c4 कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5 अपॉन 2. 6c5 कितना हो जाएगा? 6 एंड 6c6 1. 2 1 3 15 प्लस 1 16 प्लस 6 22. 22 upon 2 की पावर 6 is 64. That gives you 11/32. आंसर आया समझ में? पक्का? Is this clear? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. इसमें से देखो बहुत सारे हमारे वो आए हैं MCQs बायनॉमियल से. ठीक है, नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस. ये आपका मीन और वेरियांस के बारे में है. सो इट इज सेइंग इफ द मीन एंड वेरियांस of a binomial distribution are 4/3 and 8/9 respectively, find the value of probability of x equal to 1. So for probability of x equal to 1, what you want? NC1
p की पावर 1, q की पावर n-1। अब देखो आपके पास p भी नहीं है, q भी नहीं है, n भी नहीं है, तो निकालें। पर हमें गिवन है मीन इज इक्वल टू np इज इक्वल टू 4/3 एंड वेरियांस इक्वल टू npq बराबर 8/9। जरा देखो npq और np की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं npq में, देखो तो हाँ, डिसमिस है, नया लेना रहेगा लाइव का, डिसमिस कर दूं, ठीक है, तो ये अपलोड हो जाएगी। ओके, सो इधर हम np को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो np की वैल्यू क्या हो गई 4/3 इंटू क्यू इक्वल टू 8/9। कैंसिल कैंसिल, q की वैल्यू क्या आ रही है जरा देखो 2/3। कैंसिल कैसे हो रहा है 4 1 जा 4 2 जा 3 1 जा 3 3 जा, ठीक है। q आ गया 2/3, p क्या होता है 1 माइनस q, इधर से आ जाएगा 1 माइनस 2/3, p की वैल्यू आ गई 1/3। नाउ यू हैव p 1/3, आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको n निकल के आ जाएगा। सो n निकाल लेते हैं यहाँ पे, n इंटू 1/3 इक्वल टू 4/3, 3 से 3 कट गया, n की वैल्यू क्या आ रही है 4। सो यू हैव टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स एज 4। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा 4c1 1/3 की पावर 1 2/3 की पावर 3। आंसर 4c1 क्या हो जाएगा 4 1/3 2 8/27। देखो तो सही लिखा है क्या, कितना आ जाएगा 32/81, ठीक है। आंसर इज 32/81, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आपके कंसेप्ट पूरे पूछे उसने, मतलब मीन और वेरिएंस पूरा जज किया है आपका, राइट। नेक्स्ट, नाउ अगेन अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 9 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दीज हमको निकालनी है, ठीक है। सो एग्जैक्टली 5 टेल्स, तो क्योंकि यहाँ पे टेल्स के बारे में बात कर रहा है, लेट अस से दैट सक्सेस इज अकरेंस ऑफ टेल, ठीक है। तो x आपके टेल को रेफर कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग अ टेल इज हाफ, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 9, यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 सक्सेसेस। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे हम पहले, तो यहाँ पे NCX p की पावर x q की पावर n-x, x की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, इधर से आ जाएगा 9c5 हाफ की पावर 5 हाफ की पावर 4, ठीक है। 9c5 कैसे लिखेंगे 9 इंटू 5 वही 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे करते हैं। 4 2 जा 8 से ये कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 2 जा, सही लिखा है, कितना आ जाएगा बताएंगे, और इंटू 1/2 की पावर 9 विच इज 1/512 हो जाएगा बेसिकली 10 पर, तो कितना है ये, अच्छा आप 2 से 2 भी कैंसिल करे हो, ठीक है, 63/512 256, सही है, ठीक है। नाउ यू नीड टू फाइंड, तो ये तो आ गया हमारा 63/256। अब इसने बोला है एटलीस्ट 5 टेल्स, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो आपको 5 6 7 8 9 गधा मजदूरी करनी है, वही पांचों प्रोबेबिलिटीज निकालनी है और ऐड कर देनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, राइट। अब आप निकाल लो इधर से, सो इधर से क्या आ जाएगा देखो, 5 की प्रोबेबिलिटी कोई 9c5, या तो सेम कॉपी करने हो तो ठीक है, मैं डायरेक्टली, अच्छा मैं भी वही बोलने वाली थी पर फिर मुझे लगा ठीक है, 9c5 प्लस 9c6 प्लस 9c7 प्लस 9c8 प्लस 9c9, सब में 1/2 की पावर 9 आता, तो वो मैंने पहले ही कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 9c5 9c6 9c7 9c8 9c9 को सॉल्व करेंगे, और उधर से हमारा सॉल्व करके आंसर आ रहा है 256/512 विच इज इक्वल टू हाफ, ठीक है क्या।
बस इधर से ये आ गया। इसके बाद हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट वाला मतलब आप कंप्लीट कर लीजिएगा, मतलब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट दिस आंसर। नेक्स्ट यू आर बीन आस्क्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 5 tails। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एट मोस्ट 5 tails? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। कैन आई से 1 probability of 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 and plus 5, राइट? सही लिखा है मैंने। अभी देखो इसके अंदर हम 0 1 2 3 4 को क्या ऐसा नहीं लिख सकते 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इस 1 2 3 4 को? अरे तो ये सिर्फ इतने से कोई लिख रही हूँ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 तो अलग से ऐड कर दूंगी, क्योंकि वो मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी ना, तो क्यों मेहनत करूं मैं, ऐसा समझे? तो मैंने फर्स्ट पार्ट में जो निकाली उसको मैं यूज कर लूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 के फॉर्म में, और 0 1 2 3 4 इसको मैं लिख सकती हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी में से 5 6 7 8 9 माइनस करके। समझे क्या? ये चीज समझ आई? अच्छा ये मैंने ऊपर कैलकुलेट की थी, वो कितनी आई थी मेरी 1/2, तो ये मैं 1/2 ही लिख देती हूँ डायरेक्टली, और प्लस ये वाली कितनी आई थी देखो जरा 63/256। अब एलसीएम ले लो, ठीक है, कितना आ जाएगा देखो तो 256 एलसीएम, 2 की टेबल में 256 कितनी बार जाएगा 128 टाइम्स, प्लस 63 कितना आ रहा है देख लो सम टोटल 11 कैरेट 1 6 9 191/256 आंसर, ठीक है क्या? 256 ही निकाला था ना मैंने, हाँ ठीक है, समझे क्या? मतलब इसमें आपको ये एक्चुअली फायदा क्या था, हमको 2 5 में पर हमने गधा मजदूरी ऑलरेडी कर ली थी, हम वापस क्यों करें? समझ आई वो चीज? तो वो ही हमने यूज किया। तो तीनों पार्ट देने का लॉजिक क्या था कि आप लास्ट पार्ट को यूज करें शुरुआत के 2 पार्ट्स को, तो हमने ये यूज किया इधर, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने डायरेक्ट आंसर लिखा, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट moving to the next question. Now this is a good question. How many times Sunil tosses a fair coin so that the probability of getting at least one head is more than 90? So he is asking you what is the probability, right? So probability देखते हैं, question tosses a coin, तो मान लेते हैं n times he is tossing, probability of getting a head ना 1/2, failure भी 1/2, we want प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, सिर्फ 0 नहीं होनी चाहिए बाकी सब चलेगी, ठीक है, क्योंकि यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n तक जाना है, मुझे n पता ही नहीं है, तो इट्स बेटर ना 0 माइनस कर दूं। दिस शुड बी ग्रेटर देन 90%, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस शुड बी ग्रेटर देन 90%। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा nc0 p की पावर 0 q की पावर n, तो इधर लिख देती हूँ 1 माइनस nc0 1/2 की पावर 0 1/2 की पावर n ग्रेटर देन 0.9 लिख देती हूँ अब तो 90% को, ठीक है। रीअरेंज करें तो ये 1, चलो पहले बाद में रीअरेंज करते हैं, पहले एक बार ये और लिख लेते हैं ग्रेटर देन 0.9, ठीक है। अब क्या लिखोगे आप 1/2 की, हम लोग वही हमारी की पावर n लेस देन 0.1, देखो सही लिखा है क्या? ऐसा करती हूँ टेकिंग या अब इसको 1/10 लिख लो, तो अब आपको लॉग लेना इजी हो जाएगा, पुट इट एज 1/10, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, सो n log हाफ, मैंने लॉग की प्रॉपर्टी यूज करी जहां पे मैंने एक्सपोनेंट को ले गई आगे, लेस देन log 1/10, सही लिखा है क्या देख लो, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिखती हूं n इंटू माइनस लॉग 2 लेस देन माइनस लॉग 10। अब देखो आपको याद है हम इनइक्वालिटी में जब भी -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा साइन रिवर्स हो जाता है, तो मैं ऐसा करती हूँ पहले -1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ पूरी इक्वेशन, सो n log 2 ग्रेटर देन log 10, सही लिखा है मैंने। अब देखो हम n की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन log 10 अपॉन log 2, log 10 की वैल्यू टू द बेस 10 इज 1, सो n ग्रेटर देन 1 अपॉन log 2 की वैल्यू वैसे जनरली हम लोग याद रखेंगे 0.3010,
ठीक है, log 2 is 0.3010. आप जब इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट समथिंग अराउंड 3.32 अप्रोक्सीमेटली. तो इसने पूछा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ही शुड टॉस द कॉइन. एटलीस्ट, तो 3.32 से बड़ा होना चाहिए, तो नेक्स्ट एटलीस्ट टाइम्स विल बी 4. ठीक है क्या? सो लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ही शुड टॉस द कॉइन टू गेट द प्रोबेबिलिटी एज ग्रेटर देन 90% इज 4. गॉट इट? हाँ, दोनों कर सकते हैं. लॉग की वैल्यू क्योंकि 2 था तो मैंने लॉग की वैल्यू भी लगा दी, और नहीं तो आप इसको डायरेक्टली 1/2 की पावर से भी देख सकते हैं. 1/2 की पावर n. इसमें क्या करना है आपको, आप इसको क्रिस क्रॉस कर लीजिए, जैसे 1/2 की पावर n लेस दैन 1/10. ठीक है, अब क्योंकि तो पॉजिटिव वैल्यू से तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 10 बड़ा 2 की पावर n. अब देखो कौन सी पावर ऑफ 2 will make greater than 10. तो 2 की पावर 1 नहीं, 2 की पावर 2 4 होता है नहीं, 2 की पावर 3 8 होता है नहीं, 2 की पावर 4 16 होता है. हाँ, तो n की वैल्यू 4. ठीक है, इधर से भी आप कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल कहते हैं इसको हम लोग. ठीक है, तो यहाँ लॉग वैल्यू नहीं गिवन हो तो आप ये भी कर लीजिए, लॉग वैल्यू गिवन हो आपको याद हो तो लगा दो. 2 की पावर n सही तो है. अच्छा सॉरी. हाँ, अरे नहीं, अभी क्यों होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, 10 इधर गया 2 इधर गया तो 2 की तरफ ही चोंच खुलेगी ना. ऐसे सोचो, ये इधर लेके गया ये इधर लेके गया, समझा? ठीक है, नाउ मूविंग अहेड. Next, the incidence of an occupational disease in an industry is such that the workers have 20% chances of suffering from it. मतलब यहाँ पे हम सफर होने को बोल देते हैं कि भाई सक्सेस हो रही है, सफर हो गया. ठीक है, तो सक्सेस हो रहा है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 20%. इसको कन्वर्ट कर लो, 1/5 आ जाएगा. फेलियर मतलब नॉट सफरिंग इज 4/5. ठीक है क्या? अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 6, तो नंबर ऑफ वर्कर्स इज 6, 4 और मोर विल कैच द डिजीज. मतलब आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4. सो P4 प्लस P5 प्लस P6 आपको कैलकुलेट करना. 4 को हो सकता है, 5 को हो सकता है, या 6 के 6 को ही डिजीज होना चाहिए. सो इधर से क्या हो जाएगा, 6C4 1/5 की पावर 4 6/5 की पावर 2 प्लस 6C5 1/5 की पावर 5 6/5 की, सॉरी 5/6 लिखना, 4/5 सॉरी 4/5 की पावर 1 प्लस 6C6 1/5 की पावर 6. ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 6C4 कितना होगा, 6 × 5/2 15, तो 15 × 4 4 16/5 की पावर 6 लिख लेते हैं हम. ठीक है, प्लस 6C5 6 × 4/5 की पावर 6 प्लस 1/5 की पावर 6. ऐड कर लो इसको यार आप, 15 × 16 15 6 90 करो 9 15 240 प्लस 24 प्लस 1 265/5 की पावर 6. कुछ काट पीट कर लेना है या कुछ भी कर लेना, देख लेना, इसको सॉल्व कर लेंगे लास्ट में. 265 से कट जाएगा वैसे तो, देखो 53/5 की पावर 5 इज मैनेजेबल फॉर यू नाउ, सो यू विल पुट हियर. ठीक है, वही 5 की पावर 625 × 5 कर लेना. और ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ हियर आई हैव बीन गिवन द लॉग वैल्यू. सी फॉर दिस क्वेश्चन नाउ उसने क्योंकि लॉग वैल्यूज दी हैं तो हैव टू यूज देम, राइट? चलेंगे आगे, करें. Now look at the question. If the probability of success in a single trial is 0.01, मतलब probability of success is 0.01, कहने का मतलब 1/100. फेलियर की probability क्या हो जाएगी, 99/100. सही लिखा है. Now how many minimum number of Bernoulli trials, देखो उसने इंट्रोड्यूस कर दिया शब्द बर्नौली ट्रायल्स. बेसिकली आपके बाइनोमियल एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ही बर्नौली ट्रायल्स पे बेस्ड है. सो बर्नौली ट्रायल्स मस्ट बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस इज हाफ और मोर. सो व्हाट वी वांट, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, एटलीस्ट वन सक्सेस ना, इज हाफ और मोर, तो इट इज ग्रेटर देन हाफ. ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ लिख लो, हाफ और मोर बोला है ना उसने, सो ग्रेटर देन इक्वल टू
हाफ। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 कर दो बस, ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। सही लिखा है क्या, देख लो। ठीक है, अब 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 कैसे लिखोगे, 1 माइनस एन सी 0, 1/100 की पावर 0, 99/100 की पावर n, ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। सही लिखा है। इधर से आ रहा है 99n/100 की 99/100 की पावर n, तो 99/100 की पावर n। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा जब हम इसको रीअरेंज करेंगे। चलो पहले एक बार लिख देती हूँ, 1 माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको रीअरेंज कर रही हूँ, सो दैट 99/100 तो चला गया राइट साइड में टू द पावर n, एंड हाफ आ गया लेफ्ट साइड में, इधर से लेस देन इक्वल टू हाफ। देख लो आप, मैंने कुछ नहीं किया, बस रीअरेंज ही किया है ना। सो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू हाफ, राइट। अभी देखो 99/100 की पावर n, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू हाफ। अब क्वेश्चन है ना पूरा लॉग के बारे में ही बोल रहा है। देखो तो इधर ये सब दे रखा है, log 99 दे रखा है, log 2 दे रखा है। सो लेट्स टेक log ऑन बोथ द साइड्स। सो टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, n चला गया आगे, log 99/100 लेस देन इक्वल टू log हाफ। इसको कैसे लिखोगे, देखो log 99/100 m/n से m माइनस n करके लिख लेना, log m माइनस log n। सो log 99 माइनस log 100 लेस देन इक्वल टू माइनस log 2। ठीक है, ये तो आपको आता है, log 1/n इज माइनस log n। अब इधर 99 log की वैल्यू दे रखी है ऊपर, देखो कुछ क्या दे रखी थी, 1.9956। सो n इंटू 1.9956 माइनस log 100 क्या होता है, 2 टू द बेस 10, तो 2 चला गया आगे, है ना। log 100 10 का स्क्वायर लिख लो तो 2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू माइनस 0.3010। यही दे रखी वैल्यू हमको 3010, हाँ ठीक है, सही लिखा है। इसको माइनस कर लो 1.9956, ये भी नेगेटिव में आ रहा है, n इंटू समथिंग नेगेटिव में क्या आया, माइनस 0.0044 ये आ रहा है, लेस देन इक्वल टू माइनस 0.3010। सही लिखा है। अब ऐसा करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग द इंटायर इक्वेशन बाय -1, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स। सो n इंटू 0.0044 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.3010। सही है, 0.0044 को नीचे ले जाते हैं, सो क्या आ रहा है, देखो n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.3010 अपॉन 0.0044। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये अंदाजन आपके 68.409 आ रहा है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 68.409। तो आप अंदाजन लिख सकते हैं n की वैल्यू मिनिमम 69 होनी चाहिए। सो लीस्ट वैल्यू पूछी थी ना, व्हाट शुड बी द लीस्ट वैल्यू, एट लीस्ट कहाँ गया, हाउ मेनी मिनिमम नंबर, सो द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 69। गॉट इट क्या, चलें आगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा, ये तो कैंसिल, वैसे भी 2 की टेबल में कटेगा ये आराम से, फिर 11 से डिवाइड करना आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट, so here we complete a binomial distribution. We'll start with the next discrete probability distribution, which is said to be your Poisson's distribution. Now when we talk about Poisson's distribution, Poisson distribution को है ना distribution of rare events भी कहा जाता है। rare events क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे probability of success is very low, यहाँ पे सक्सेस होने के चांसेस ही बहुत कम होते हैं, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट्स कहा जाता है। और कई केसेस में इसको बाइनोमियल का स्पेशल केस भी कहा जाता है, राइट। बाइनोमियल का स्पेशल केस समझाती हूँ कैसे, जैसे हमने है ना एक 100 बल्ब्स का लॉट लिया, n की वैल्यू हो गई 100, उसमें से डिफेक्टिव आने के चांसेस 1% है सिर्फ। So probability of getting a defective bulb is 1%. 1%, that means it is very small, 0.01. तो आप देखो समुद्र इतना बड़ा 100 बल्ब का, उसमें से 0.01 चांसेस ऑफ सक्सेस गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब। तो आप ये समुद्र में एक बूंद के बराबर हुआ। तो इसको मैं पता है कैसा बोलती हूँ, अगर आपका n इज इनफाइनाइट समुद्र and p is tending to 0 almost, we compare these two, this is a relative concept, right? So if your n is tending towards infinity and p is tending towards 0, then we say that our binomial distribution with n comma p as parameters. How do we write? We write like this, n comma p as parameters.
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। रीजन बीइंग यहाँ पे दो पैरामीटर्स चाहिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करने के लिए, एन और पी। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूनी पैरामीट्रिक बोलते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर चाहिए जिसे हम बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, सो देन माय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद दिस n and p as parameter is converted into a Poisson distribution with lambda as parameter where lambda is equal to n into p। हम यहां मीन्स को इक्वेट करते हैं जिसे हम मेथड ऑफ मोमेंट्स भी बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में, बट आप ऐसे याद रखेंगे कि हम दोनों मीन्स को इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, सो लैम्डा इक्वल टू n into p एज योर पैरामीटर। इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट्स भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट्स। व्हाई? बिकॉज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी लो और वेरी लेस, नेग्लिजिबली स्मॉल भी बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया था, आया समझ में? यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेसेस, हम यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद लैम्डा एज पैरामीटर। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने बताया आपको हम यूनी पैरामेट्रिक बोलते हैं। यूनी पैरामेट्रिक सिंगल पैरामीटर, लैम्डा पता है तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो। वैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाय पैरामेट्रिक, दो पैरामीटर्स एन और पी दोनों पता होने चाहिए तो ही आप पूरा डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो। ठीक है, सो यूनी पैरामेट्रिक यहां पे आपका फंक्शन क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इक्वल टू आर सक्सेसेस is given by e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, where your r varies from 0, 1, 2, 3 and so on up till infinite. Infinite तक जाता है, यहाँ पे you can have n number of successes, but ऊपर ही एक लाइन बोली रेयर इवेंट्स है, डिस्ट्रीब्यूशन इतना रेयर है कि हमारी दो या दो से ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस ही नेग्लिजिबली जीरो हो जाते हैं। तो गेटिंग इनफाइनाइट सक्सेस इज ऑलमोस्ट लाइक जीरो। ठीक है, बट स्टिल वी स्पेसिफाई द रेंज फ्रॉम 0, 1, 2, 3 अप टिल इंफिनिटी। यस, देयर विल बी नो 2.5 सक्सेस, नो 1.5 सक्सेस, नो नेगेटिव सक्सेस, वो सब नहीं आएगा, ओनली 0, 1, 2, 3 फाइनाइट नंबर्स। ओके, आर ध्यान रखना है आपको, लैम्डा इज योर पैरामीटर हियर। ठीक है, देन इधर हम मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखेंगे। सो द मीन ऑफ Poisson distribution mu is equal to its parameter which is lambda. The variance of this distribution is also equal to lambda. So अभी देखो मैंने बाइनोमियल में क्या सिखाया, the mean is always greater than variance। यहाँ क्या बता रही हो, mean is always equal to variance। Poisson distribution का क्या फॉर्म हो गया कि mean is always equal to variance। सो एक डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल दो जहां पे मीन एंड वेरिएंस आर ऑलवेज इक्वल, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल दो जहां मीन एंड वेरिएंस और मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या आया? चले आगे। नाउ इधर है ना हम लोग एक रेफरेंस फॉर्मूला भी याद रखते हैं। सो व्हाट इज द रेफरेंस फॉर्मूला हियर? वी रिमेंबर दिस, RECCURENCE, रेफरेंस फॉर्मूला। रेफरेंस फॉर्मूला बोलता है कि अगर आपको नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ r+1 मतलब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी r निकाल ली, r के बाद वाली निकालनी है, देन दैट इज गिवन बाय लैम्डा अपॉन r+1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ r। प्रीवियस प्रोबेबिलिटी को लिंक करता है वो पैरामीटर लैम्डा अपॉन जो भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है r+1 अपॉन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ r। गॉट इट? ये रेफरेंस फॉर्मूला है। एक और चीज थ्योरी के फॉर्म से याद रखेंगे हम लोग, दैट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन is always positively skewed, positively skewed, ये याद रखेंगे आप शब्द। ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड जनरली दैट मीन्स द यस राइट साइड इज टेल एंड लेफ्ट साइड में आपकी मतलब पॉजिटिव वैल्यूज के आसपास आपकी पीक लाई करती है। आई बात समझ में? सो ये एक मतलब इसे थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, इसको बस पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। ठीक है, चलो आगे। ये रेफरेंस फॉर्मूला हम कभी कभी यूज कर सकते हैं, कभी हमारा वो इजी कर देता है मतलब सिंप्लीफिकेशन को, तो वहां पे फायदे का सौदा है, अदरवाइज तो ठीक है हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। गॉट इट? लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। चलेंगे आगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्योरी पार्ट। ठीक है, क्या हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बना भी सकते हैं फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसे हम पता है क्या बोलते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू पॉइजन।
कि आप उसको बाइनोमियल से सॉल्व नहीं कर सकते तो हम उसको पॉइजन से कर लेते हैं, ठीक है। चलो करेंगे क्वेश्चन देखिएगा, इफ m इज द मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देन प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 0। मीन m है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू मीन, सो m दे रखा है यहाँ पे तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई m। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस m, m की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, सो दैट इज e की पावर माइनस m। कहाँ है ए ऑप्शन, आया समझ में। अच्छा व्हाट इज दिस e इज अ कांस्टेंट, ठीक है। वैसे तो जनरली आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी e की पावर की, बाय चांस जैसे e की पावर -1 ही है या e की पावर -2 ही है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। e की वैल्यू होती है 2.71828 बट हम कैलकुलेशंस के लिए 2.72 यूज करते हैं। वैसे तो दे विल गिव यू इन द क्वेश्चन, बाय चांस नहीं देता है तो आप 2.72 कि भाई 1/e आंसर आ रहा था, 1/e वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम आंसर लिखो, मतलब ऑप्शंस में वो 1/e नहीं दे रहा है, वो कोई वैल्यू दे रहा है तो आपको फिर निकालने रहा है 1/2.72, ठीक है। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। If x is a Poisson variable such that probability of x equal to 1 is 2 times probability of x equal to 2, right? Find the value of probability of x equal to 0. x equal to 0 मतलब आपको क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है लैम्डा। सो पहले तो हम जो गिवन कंडीशन है उसको यूज करते हैं, e की पावर लैम्डा पैरामीटर रहने देते हैं, हम यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, करेक्ट क्या। तो हम यही सब्सटीट्यूट कर देते हैं, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 टाइम्स e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। देखिए जरा सही है क्या, कैंसिल हो जाएंगी बहुत सारी चीजें, देखो e की पावर माइनस लैम्डा से e की पावर माइनस लैम्डा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल हो गया, सो अल्टीमेटली माई लैम्डा इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 क्या होता है, e की पावर माइनस 1, 1 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, सो यू आर गेटिंग 1/e। ये रहा। अब मान लो ये डेसिमल में दे रखा होता तो आप सॉल्व कर लो 1/2.72, ठीक है क्या आया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हियर इफ फॉर अ पॉइजन वेरिएबल x इक्वल टू k, यहां रेफरेंस से करोगे तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू k इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू k+1, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है ना। तो देन फाइंड द वेरिएंस, वेरिएंस मतलब वही लैम्डा ही निकालना है, वेरिएंस इज लैम्डा। करें क्या, तो देखिए क्या बोल रहा है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू k, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ k इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ k+1। रेकरेंस फॉर्मूला से हमने सीखा कि किसके बराबर होती है, लैम्डा अपॉन k+1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ k, हाँ या ना। इधर से देखो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ k से प्रोबेबिलिटी ऑफ k कैंसिल हो गई, सो लैम्डा अपॉन k+1 इक्वल टू 1, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई लैम्डा k+1 आ गया, तो वेरिएंस क्या हो गया k+1, राइट। सो योर आंसर इज सी। चलेंगे आगे, यहां रेकरेंस फॉर्मूला फायदा हुआ, अगर नहीं भी लेते तो मेहनत कर लेते उतनी, और तो क्या है, ठीक है, मतलब आप काटा पीटी करके अल्टीमेटली आपका k+1 निकल जाता, ठीक है। चलो क्या आगे आया, नेक्स्ट। If x is a Poisson variate such that 3 times probability of x equal to 2 is equal to 2 times probability of x equal to 1, then the mean of the distribution। पता है ये वाले क्वेश्चन है ना बहुत पूछा जाता है एमसीक्यू में, मतलब ऐसे कंडीशन दे दी फिर उसके बाद मीन पूछ लिया, वेरिएंस पूछ लिया या कोई प्रोबेबिलिटी पूछ ली, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है 1 मार्क की। सो यहाँ पे वही कंडीशन यूज करते हैं, 3 टाइम्स e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 टाइम्स e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। कैंसिल कैंसिल कर लो, देखो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही है, देखो e की पावर माइनस लैम्डा से e की पावर माइनस लैम्डा कैंसिल हो गया, एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब तो अपने को रीअरेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ लैम्डा रह गया, लैम्डा 3 लैम्डा अपॉन 2 इक्वल टू 2, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 4/3, तो मीन भी हो जाएगा यही, आंसर इज 4/3। वैसे भी सी और डी ऑप्शन तो कट ही जाते हैं, नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो वैसे ही कट गए, तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। चलें आगे, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। In a binomial distribution, n is 200 and p is 0.04. Now see, this is n is very large, p is very small. फिर देखो, taking Poisson distribution as an approximation to the binomial distribution. देखो इसने लिखा है, approximation to binomial distribution is Poisson distribution. तो इधर से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, n into p, निकालो कितना आ रहा है
200 इंटू 0.04, ऐसा करो पॉइंट हटाया, नीचे 2 0 से 2 0 काट दिए, लैम्डा की वैल्यू आ गई 8। ये बोल रहा है मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 8, यस करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, तो निकाल लेते हैं यार, e की पावर -8, 8 की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। उसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है देखो, 8 की पावर 4 और नीचे 4 2 8 बनेगा तो 3, तो 8 की पावर 3 अपॉन 3 e की पावर 8, 512 अपॉन 3 e की पावर 8। हाँ देखो ये भी सही है, बट क्या ये एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशंस हैं? नो, so both are correct but they are not correct explanations of each other, right? is this clear? अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पता है बच्चे है ना इसको देख के ही स्किप मार देते हैं कि क्या बला दे दी बीच में, क्योंकि हम जनरली e की पावर ऊपर ही देखते हैं न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर थोड़ा सा हमारा अलग लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है। ठीक है, चलो आगे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now this is a question which is being asked in the recent year paper or recent sample paper I think. So the question, see the value is already given to you, e की पावर -2 is 0.14, so मेहनत नहीं करा रहा है वो आपसे, डायरेक्टली क्वेश्चन बोल रहा है a small town experiences an average of 2 power outages पर मंथ। ओके, हर महीने में 2 पावर आउटेजेस होते हैं। अज्यूमिंग नंबर ऑफ पावर आउटेजेस फॉलो अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, उसने बोल दिया दैट इट इज फॉलोइंग अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ गिवन मंथ देयर विल बी एग्जैक्टली 3 पावर आउटेजेस गिवन दैट देयर विल बी एटलीस्ट 1 पावर आउटेज। Now see, understand this question. This is not a normal probability question. It is a conditional probability question. क्या बोल रहा है, बताओ probability of having 3 power cuts given that एटलीस्ट एक तो हो चुकी, एटलीस्ट एक हो गई है, अब बताओ 3 होने के क्या चांसेस हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्रोवाइडेड x greater than equal to 1 has already occurred. This is how we write conditional probability. How do we write probability of occurrence of A when B has already occurred? राइट, सो दिस इज हाउ वी राइट। और इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन थंब रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर हमेशा नीचे रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझे क्या? यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि इसने बोला ना एवरेज ऑफ 2 पावर आउटेजेस, और ये आपको हिंट भी कहां से मिल सकता है, यहां से भी। ठीक है, सो लैम्डा की वैल्यू 2 हो गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अभी अभी बताया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही होगा। अब देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और x इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन क्या हुआ, x इक्वल टू 3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ऊपर तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, इसको सॉल्व करने पर, समझने पर, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन यही होगा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 1 2 3 4 अप टिल इन्फिनिटी, तो 0 माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। सो e हम 3 निकाल लेंगे, नीचे 0 की प्रोबेबिलिटी, फिर सॉल्व कर लेंगे। सो x इक्वल टू 3 की e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, बन गया मेरा e की पावर 3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, बेसिकली e की पावर -2 बनाइए। ठीक है, तो ऊपर तो क्या आ रहा है देखो, 8 अपॉन 3 2 6 4/3, देखो ऊपर 4/3 हो रहा है, सो 4 अपॉन 3 e की पावर -2 अपॉन 1 माइनस e की पावर -2 की वैल्यू दे रखी है देखो 0.14, ये तो 0.86 हो गई नीचे, तो देख लो सही लिख रही हूँ क्या? तो ऊपर हम इधर वैल्यू पुट कर देते हैं 4/3 इंटू 0.14 होल अपॉन 0.86। रीअरेंज कर लो यार थोड़ा सा, 4 इंटू 0.14 अपॉन 3 इंटू 0.86। अब सॉल्व कर लेते हैं, कटवट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा ही डिविजन आएगा। अंदाजन वैल्यू आ रही है आपकी 0.22 फाइनल आंसर आएगा, डिवाइड करने पर आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेना, कैंसिल हो जाएगा इसमें बहुत सारा, नीचे 43 इंटू 3 से आपको डिवाइड करना रहेगा और ऊपर कोई वैल्यू आ जाएगी
7 और 2, 14 के आसपास, 7 नहीं 28 ही आएगी, 28 अपॉन, हाँ 28 अपॉन 129, फिर उसको सॉल्व करोगे तो 0.22 आ जाएगा। ठीक है क्या? चलो आगे नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबसे डिफरेंट कंसेप्ट है, इसमें अभी तक कोई भी नहीं आया, ये रीसेंट सैम्पल पेपर का ही था शायद ये क्वेश्चन, जहां तक याद है। अ सर्टेन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फेल्स एट अ रेट ऑफ 2 फेलियर्स पर हार्स पर 1000 आवर्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इज 2/1000 ना, 1000 में से 2 बार फेल हो रहा है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इज 2/1000। ठीक है, assuming that the failures follow a Poisson distribution, find the probability that in a 5000 आवर ऑपरेशन, मतलब n की वैल्यू हो गई 5000, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए 5000, इट विल हैव ओनली 1 फेलियर। तो आप सबसे पहले n इज वेरी लार्ज, p इज वेरी स्मॉल, वील कन्वर्ट इट इनटू Poisson डिस्ट्रीब्यूशन। सो इधर से हो जाएगा 5000 इंटू 2/1000, सो बेसिकली आपकी लैम्डा की वैल्यू आ गई 10। आपको एक नंबर इस पे मिलेगा। फिर पूछ रहा है देयर विल बी 1 फेलियर, मोर देन 1 फेलियर, सॉरी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मोर देन 1 लिखा है ना, तो ग्रेटर देन 1 ही होएगा। मोर देन 1 लिख देती हूँ मैं तो इसको, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1, सो दिस विल बी 1 माइनस, 0 भी नहीं चलेगा और 1 भी नहीं चलेगा ना, देखो इसने मोर देन 1 लिखा है, मोर देन इक्वल टू नहीं, मोर देन 1 फेलियर, तो 0 भी नहीं चलेगा और 1 भी नहीं चलेगा। तो ऐसा करते हैं ना, इनकी प्रोबेबिलिटीज माइनस कर लेते हैं हम तो 1 में से। ठीक है, तो 1 माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस e की पावर -10 इंटू 10 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, प्लस e की पावर -10 10 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। देखो एक तो बन रहा है e की पावर -10 और एक बन रहा है 10 e की पावर -10, तो बेसिकली टोटल हो गया 11 e की पावर -10। तो इधर से हो जाएगा 1 माइनस 11 टाइम्स e की पावर -10। अब e की पावर -10 की वैल्यू आपको ऊपर क्वेश्चन में दे रखे 4.54 इंटू 10 की पावर -5, बड़ा ही गंदा सा वैल्यू आ रहा है। 1 माइनस 11 इंटू 4.54 इंटू 10 की पावर -5 था ना। अब यार इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर वो डेसिमल में कन्वर्ट करना और 1 में से माइनस कर लेना। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके वैल्यू बता देती हूँ आपको, 1 माइनस 0.00049994, जो अंदाजन आपकी आ रही है 0.9995 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, इज दिस क्लियर? पक्का क्या? अंदाजन मतलब ये वैल्यू आएगी, बहुत बड़ी है ये वैल्यू, मल्टीप्लाई करके मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, चलेंगे आगे। सो ये बस मल्टीप्लाई करना है, बाकी तो कोई मेहनत नहीं है, मतलब 11 इंटू 454, वो ईजी भी है ये मल्टीप्लिकेशन, बस फिर वो जीरोज लगाने, 10 की पावर -5 को उसमें अकोमोडेट करना है। ठीक है क्या? चलो आगे नेक्स्ट। The mortality rate for a certain disease is 0.007. ठीक है, it follows using Poisson distribution, calculate the probability of 2 deaths in the group of 400 people. So अभी देखो number of people are 400, probability of getting a death is 0.007. इधर से since it is very large and p is very small, we'll convert it into a Poisson distribution. So lambda equal to n into p. आपको हमेशा लिखना है n p लिखो, फिर lambda निकालो, दिखाओ उसको। सो इधर से कितना आ जाएगा 0.007 इंटू 400, तो ये जाएगा 2.8, 28/10 आ रहा है तो 2.8 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे मैंने आपको बताया ट्रिक, यहां से भी आप उसको एक हिंट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या पूछा है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डेथ्स, तो 2 डेथ्स तो ये x इक्वल टू 2 ही हो गया, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2/2 फैक्टोरियल। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको हम, तो इधर से आ रहा है e की पावर -2.0.0608, 28 का स्क्वायर क्या होता है 784 है ना, तो 7.84/2। अब सॉल्व कर लेना यार, मल्टीप्लाई करना है, अब तो ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो आंसर आ रहा है इधर से 0.238336। ठीक है क्या? आया समझ में? चलें आगे, आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाउ।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. इट इज नोन दैट 3% ऑफ द प्लास्टिक बास्केट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फैक्ट्री आर डिफेक्टिव यूजिंग द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सैंपल ऑफ 100. तो इसमें देखो यार, नंबर ऑफ आइटम्स इज 100 एंड ओनली 3% आर डिफेक्टिव. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो गई? 3/100. n is very large, p is very small. We'll convert it into a Poisson distribution with lambda equal to n into p. ठीक है. सो इधर से n की वैल्यू हो गई 100 into 3/100. n की वैल्यू, आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 3. यहां से हिंट भी है, मैंने आपको बताया था. ठीक है. नाउ वंस यू हैव दिस वैल्यू, आपको 0 डिफेक्टिव बल्ब्स की निकालनी है प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 e की पावर -3. बस तो आंसर ही आ गया 0.049. एंड प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 1 डिफेक्टिव बकेट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1. एट मोस्ट मतलब 0 चलेगा और 1 चलेगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या हो जाएगा? e की पावर -3 और प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा e की पावर -3, 3 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल. तो ये हो रहा है 4 टाइम्स e की पावर -3, 4 टाइम्स 0.049. नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है यार, आसान सा मल्टीप्लीकेशन है. कितना हो जाएगा? 4 इंटू 50 200 होता है. 200 तो यहाँ पे 4 कम कर देते हैं. ठीक है ना. तो 246 है ना. 246 तो नहीं, 249 से 36 कह रहे हो. 3 4 1 से 4 196 आ रहा है. 0.196. 50 तो 200 होता है ना. 200 माइनस 4 196. ठीक है क्या? नेक्स्ट देखिए. It is given that 2% of the screws manufactured by a company are defective. तो मतलब probability of success is 2%. 2/100 लिख लो. Using Poisson distribution, find the probability that a packet of 100 screws. So n की वैल्यू है ना 100 दे रखी है. Contains no defective screw. Defective आने के chances 2/100. अभी it is very small. This is very large. So we'll go with lambda equal to n into p. 2/100 into 100. So that gives you 2 as your lambda. मीन वैल्यू. अब ये बोल रहा है दैट इट कंटेन्स नो डिफेक्टिव स्क्रू. सो नो डिफेक्टिव स्क्रू, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0. आप इसके अंदर फॉर्मूला लिखेंगे, बकायदा वैल्यू सब्सटीट्यूट करके उसको दिखाएंगे कि हाँ ये 2 नंबर का क्वेश्चन है. सो इधर से डायरेक्टली आ जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा विच इज -2, जिस आंसर इज 0.14. आंसर. ठीक है क्या? आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन है. 1 नंबर आपको लैम्डा निकालने का मिलेगा और 1 नंबर आपको इसका मिलेगा. ठीक है. तो 2 नंबर हो गए. ठीक है. चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है. मैंने मिस किया है कोई? ये रहा. इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज √3, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 मतलब 0 नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा. तो देखो यार, स्टैंडर्ड डिविएशन √3 है तो वेरियांस 3 हो जाएगा और वेरियांस बराबर लैम्डा. ये लैम्डा हो गया. ठीक है क्या? इधर से हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0 निकालनी है. सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0. सो इट इज 1 माइनस e की पावर -3. 1 माइनस 0.05 विच इज 0.95. आंसर. वेरी सिंपल, राइट? सो अगेन दिस इज अ 2 मार्क क्वेश्चन. तो यहाँ पे भी अगेन लैम्डा आइडेंटिफाई करने का 1 नंबर आपकी प्रोबेबिलिटी निकालने का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सपोज 2% ऑफ द आइटम्स आर डिफेक्टिव मेड बाय अ फैक्ट्री. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव आइटम इज 2/100 एंड नंबर ऑफ सैंपल इज 100. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 3 डिफेक्टिव आइटम्स. सो एग्जैक्टली 3 निकालना है. नाउ दिस इज वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी लार्ज. सो लैम्डा इक्वल टू n इंटू पी. ये आपको करके दिखाना होता है, np करके दिखाना पड़ता है लैम्डा की वैल्यू. सो 2/100 इंटू 100. सो लैम्डा इज 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 डिफेक्टिव आइटम. सो x इक्वल टू 3 निकालना है. सो e की पावर -2, 2 की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल. सही है क्या? क्या आ जाएगा देखो. 2 की पावर 3 इज 8, 8 अपॉन 6, 4/3 ना. 4/3 इंटू e की पावर -2, 0.135. ये देखो, ये तो 3 से भी कट रहा है. 0.045, 0.045 आएगा ना. 135 तो 3 से काटोगे तो 3 फैक्टर ऊपर 8/6. तो आप इसको कट कर सकते हो आराम से. कट हो जाएगा तो इधर से आ जाएगा 0.18. आंसर. ठीक है क्या? वो यहाँ पे आ जाएगा ना.
नेक्स्ट चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ रिवर नियर अ स्मॉल टाउन फ्लड्स, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एंड ओवरफ्लोज ट्वाइस इन एवरी 10 years. So probability of overflowing here, how will you write? It is twice in every 10 years, right? Assuming that the Poisson distribution is appropriate, what is the mean expectation? You've been asked the mean expectation. So lambda की वैल्यू हो गई 2. ये यहां से हिंट मिल रहा है, ठीक है. नाउ क्योंकि इसने देखो 10 year इंटरवल वापस कंटिन्यू वही किया है 10 year इंटरवल में. सो व्हाट इज द मीन हमने बता दिया, तो म्यू इज इक्वल टू 2. ऑल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी 3 ऑफ और लेस ओवरफ्लोज. 3 और लेस मतलब 0, 1, 2, 3, तो चारों प्रोबेबिलिटीज निकाल के ऐड कर देनी है, ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3. सो P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3. सब में हमको मेहनत करनी रहेगी. P0 हो जाएगा e की पावर -2 प्लस e की पावर -2 2 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस e की पावर -2 2 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस e की पावर -2 2 की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल. ठीक है, e की पावर -2 सब में से कॉमन निकाल लो. 1 प्लस 2 प्लस ये 4 अपॉन 2 आएगा तो 2 ही प्लस 8 अपॉन 6 तो 4/3. सो ये आ रहा है देखो यार 5 3 15 15 प्लस 19/3 19/3 इंटू ई की पावर -2. अब तो कैंसिल भी हो जाएगा, आपको वैल्यू दे रखी है ना यहाँ पे ई की पावर 0.13534. अब इसमें ज़्यादा मेहनत कराई है 0.13534 और काट लो इसको 3 4 तक, ठीक है. और फिर या पहले 19 से मल्टीप्लाई कर लो फिर 3 से डिवाइड करो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते, ठीक है. क्या आंसर आ जाएगा आपका 0.8571 सॉल्व करके, ठीक है. क्या चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ऑन डूइंग द प्रूफ रीडिंग ऑफ अ बुक, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना पहले. ऑन एन एवरेज 4 एरर्स इन 10 पेजेस वर नोटेड डाउन, ठीक है. 4 एरर्स हैं 10 पेजेस में, ठीक है. वर डिटेक्टेड यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर एंड 1 error in 1000 pages of first printed editions of the book, ठीक है. तो यहां पे आपको पेजेस के बारे में भी जानकारी दे रखी है, तो लास्ट में प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद नंबर ऑफ पेजेस भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. क्या तो पहले तो इसने पूछा है, तो सबसे पहले तो हम लैम्डा निकाल लेते. 4 errors in 10 pages, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई 4/10 0.4. आपको यहीं से हिंट मिलेगा, ठीक है. ये मिस्टेक मत करना, यही हिंट मिल जाएगा. फर्स्ट है नो एरर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगी e की पावर -0.4. कितना आ रहा है देखो जरा 0.6703. नाउ नंबर ऑफ पेजेस विथ नो एरर्स, तो नंबर ऑफ पेजेस विल बी प्रोबेबिलिटी इनटू टोटल नंबर ऑफ पेजेस, तो कितना हो गया 1000 इंटू 0.6703. 670.3 पेजेस विल कंटेन नो एरर, ठीक है. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या पूछा था, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी 1 error in 1000 pages. सो 1 error, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 error निकालनी है x इक्वल टू 1 e की पावर -0.4 0.4 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल. नंबर ऑफ पेजेस निकालनी है. नो एरर इन 1000 पेजेस ऑफ फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ द बुक. इसमें वैसे तो यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछी थी, मैं क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ पेजेस भी करा रही हूँ. हाँ मैं यहाँ बाई चांस वो नंबर ऑफ पेजेस भी पूछ ली तो हाउ मेनी विल हैव नो 4 errors in 10 pages. गेटिंग एन एरर, अच्छा एरर ही नहीं है, ओके यस यस सॉरी इट इज गेटिंग नो एरर. सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ x तो इक्वल टू 0 ही तो निकालिए. मीन नो एरर हाँ, तो इसमें माइनस कर देंगे ना इसको 1000 में से 300. नंबर ऑफ पेजेस विथ नो एरर विल बी 300 समथिंग, जो भी इसमें से आएगी, ठीक है. नेक्स्ट गेटिंग 1 error की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फिर गेटिंग 1 error के पेजेस निकालने के लिए बोल रहा है. मैं अगर पेजेस के लिए पूछती हूँ, मैंने प्रोबेबिलिटी सॉल्व क्वेश्चन मैंने यहाँ प्रोबेबिलिटी का ही दिया है, बट मैं आपसे यहाँ पेजेस भी पूछ सकती थी, तो आंसर फिर आप पेजेस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, दैट्स इट, ठीक है. मैंने बस यही पूछा,
मतलब मैंने यही डिफरेंस किया, लास्ट में वो 1000 पेजेस ऐसे डाल दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट, इसको भी आप कैलकुलेट कर लोगे, आंसर जो आएगा, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, पुट करने पर वैल्यू 0.6703 इंटू 0.6703 इंटू 0.4, 1 ही है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है 0.26812। सो नंबर ऑफ पेजेस विथ 1 एरर विल बी 268.12। ठीक है, क्या आया समझ में? नेक्स्ट, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। केस स्टडी है ना, डायरेक्टली मैंने मिस नहीं किया ना, कोई केस स्टडी मिस किया एक, ये रहा, हाँ सॉरी। A traffic engineer records the number of bicycle riders that use a cycle track. Okay, particular. He records that an average of 3.2 cycle riders use a cycle track every hour. तो यहाँ पे ये भी रखा है यार, एवरेज 3.2, तो आपको यहीं से आइडिया लग जाएगा मेरा लैम्डा की वैल्यू इज 3.2. Given that the number of bicycles that use the cycle track follow Poisson distribution, what is the probability 2 or less bicycle riders will use the cycle track within an hour? तो जो ऊपर प्रोबेबिलिटी आर की दे रखी थी वही हमको यहाँ पे आर की यूज करनी है। ऑल्सो फाइंड द मीन, एक्सपेक्टेशन एंड वेरियांस। तो मीन तो मैंने निकाल दिया 3.2, वेरियांस भी निकाल दिया मैंने 3.2। अब हमको क्या पूछा है, 2 और लेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, क्या क्या हो जाएगी, 0, 1 एंड 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। इसमें वही मेहनत ही करनी है हमको, बेसिकली e की पावर -3.2 प्लस e की पावर -3.2 इंटू 3.2 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस e की पावर -3.2 3.2 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे इसको, 3.2 यहाँ पे तो हो जाएगा, मैं e की पावर -3.2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 3.2 प्लस 32 का स्क्वायर कितना होएगा, 2 की पावर 5, 1024, 1024 को हाफ कर दो, 512, 32 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना 3.2 को, तो उसका स्क्वायर 2 की पावर 10 हो गया, 2 की पावर 10 1024, उसका आधा कर दो 512, तो 3.2 का स्क्वायर क्या हो गया 5.12, समझे? अब इसको ऐड कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई करने पर मेरा 9.32 इंटू 0.041। क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी e की पावर -3.2 की, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, विल गेट द आंसर एज 0.618। आंसर आया समझ में? बस ये ध्यान रख लेना, प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी ही है, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रख लेना, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी ना आनी चाहिए, नहीं तो तुमने मल्टीप्लाई या डेसिमल लगाने में मिस्टेक किया है, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्टली, मतलब देखो यार 32 64 ऐसे कुछ आता है, तो इसमें तो आप 2 की पावर्स को यूज करो ना, 32 16 64 उसमें, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A factory produces bulbs at of which 6% are defective bulbs and a large bulk of bulbs. Okay, तो यार देखो इसमें probability of getting a defective bulb is 6/100 and find the probability of sample of 100 bulbs. तो n की वैल्यू हो गई 100. Now n is very large, p is very small, so we'll convert it into a Poisson distribution. n into p, 6/100 into 100, that gives you 6. None of the bulbs is defective. None of the bulbs is defective मतलब probability of x equal to 0. No defective bulb. उधर से क्या आ जाएगा, e की पावर -6। आंसर 0.0024 पुट कर देंगे वैल्यू। नेक्स्ट देखेंगे इसी को ही, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल हैज एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव बल्ब्स। तो एग्जैक्टली 2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, e की पावर -6, सॉरी -6 लिखू ना, -6, 6 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 36 अपॉन 2 कितना आएगा 18 इंटू e की पावर -6, वो 0.0024 लिख देंगे, 18 इंटू 0.0024, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और लास्ट हमसे पूछा है थर्ड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 100 इट विल नॉट इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव बल्ब। नॉट मोर देन 1 मतलब 0 और 1 चलेगा बस, उसको 2 3 4 ये नहीं चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, so probability of 0 plus probability of 1, so e की पावर -6 plus 6 times e की पावर -6, तो 7 e की पावर -6 हो गया, 7 इंटू 0.0024, वो सॉल्व कर लेना आप। लास्ट बोल रहा है इफ फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इन द सैंपल। सो आपने ऊपर ही निकाली थी लैम्डा वैल्यू, सो म्यू इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 6, वेरिएंस इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 6। इसके आपको मार्क्स मिलते हैं बेसिकली इस वैल्यू के,
समझे? आपने फॉर्मूला लिखा मतलब आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है? चलो आगे. Now moving ahead, we finished off with the next discrete probability distribution also. I'll start with the next one, which is the continuous probability distribution, the only continuous probability distribution in your class 12. एक ही है, and it is considered to be the most ideal distribution. सबसे अच्छा distribution होता है, and every distribution tries to convert into normal distribution. मतलब सारी डिस्ट्रीब्यूशन, बी इट अ बायनॉमियल, बी इट अ पॉइसन, बी इट एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन, सब चाहेंगे कि हम नॉर्मल में कन्वर्ट हुए, क्योंकि नॉर्मल इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाज डिस्कवर्ड बाय मेनी ऑफ द साइंटिस्ट, मतलब सबने इसमें थोड़ा थोड़ा सा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, बट सिंस कार्ल गॉस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ज्यादा इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया, इसीलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कई बार गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है. सो आप ये नाम याद रख लेना, GAUSSIAN, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. ये नहीं कि मतलब गॉसियन आ गया मैम हमको तो पता ही नहीं था व्हाट डू वी मीन बाय गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और व्हाट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है? नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आप नाम याद रखना, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. यहां पे जो आपका वेरिएबल अंडर स्टडी होगा वो हमेशा रेंज ऑफ वैल्यूज में अपनी वैल्यू अटेन करेगा. यहां पे मैं कभी भी नहीं लिखूंगी दैट आर अज्यूम्स वैल्यू 0 1 2 3 4 5. नो, आई विल ऑलवेज राइट आर विल लाई बिटवीन 7 and 17. तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी. ठीक है? यहां पे जनरली हम जो रेंज स्टडी करते हैं वो -∞ टू +∞, मतलब इंटायर रियल एक्सेस. ठीक है? नाउ फॉर दिस normal distribution is considered to be a biparametric distribution with mu and sigma square as the parameters. दो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, अगर आपको ये दोनों पैरामीटर पता है तो आप पूरा डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं. सो इट इज अ biparametric distribution since it has two parameters. So if I say x follows, how do we read this? X follows a normal distribution with mean and sigma square as the parameters. ठीक है? Now the probability function, यहाँ पे हम बोलते हैं probability density function. Discrete के लिए क्या बोलते हैं? Probability mass function. Mass क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ specific mass points होते हैं. इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्योंकि यहां पे आप हमेशा एरिया ही बोलते हो, एक डेंसिटी बोलते हो कितने में आएगी. ठीक है? सो इसके अंदर हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये याद रख लेना. और ऊपर बोलते हैं हम मास फंक्शन फॉर मास पॉइंट्स. ठीक है? नाउ दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f of x और x equal to x is given by 1/sigma √2 pi, हम यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर नहीं सिग्मा यूज करते हैं, e की पावर -x - म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर. इसको आप पूरा स्क्वायर में भी ला सकते थे, ऐसा भी लिख सकते थे, 1/sigma √2 pi e की पावर -x - म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर और यहाँ पे हाफ. एक ही बात है यार, मैं 2 को बाहर ले गई और पूरे को स्क्वायर कर दिया. इट्स वन एंड द सेम थिंग, पर कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार हम, मैम ये होल स्क्वायर कैसे आ गया, नीचे तो स्क्वायर था ही नहीं. तो हमने 2 को बाहर निकाल दिया, सिग्मा को अंदर ले गए. ठीक है? और इधर हम x की वैल्यू कैसे लिखते हैं? -∞ टू +∞. पता है कई, मतलब एक मैंने देखा है MCQ में उन्होंने फंक्शन लिख दिया और x की वैल्यूज चेंज कर दी, 0 to ∞, -∞ to 0, -∞ to 0, समथिंग अदर देन दैट, -∞ to ∞, एंड नन ऑफ दिस. तो आपको बस यहाँ लिमिट का ध्यान रखना है, -∞ to ∞. दिखने में तो सारे ऑप्शन सेम ही थे, फिर हमको इसकी लिमिट्स का ध्यान रखना है. ठीक है? नाउ दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज कंसिडर्ड टू बी अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. सिमेट्रिक मतलब जैसा लेफ्ट में होगा ना वैसा ही राइट में होगा, और लेफ्ट और राइट कौन डिवाइड कर रहा है? आपका मीन. So it is considered to be a symmetric distribution whereby it follows a bell-shaped curve and it is symmetric about mu. X equal to mu के about ये symmetric है. तो क्योंकि पूरा एरिया is 1, तो क्योंकि हमने बोला ये symmetric है तो ये आधा आधा हो जाएगा, 0.5 0.5. So mu से छोटी वैल्यू 0.5, mu से बड़ी वैल्यू 0.5. ठीक है? इसे हम बोलते हैं नॉर्मल कर्व, symmetric about mu. x equal to mu, ये याद रखेंगे. यहां पे मीन इज इक्वल टू मीडियन
इज इक्वल टू मोड, सब बराबर होते हैं यहाँ, सब कुछ मीन के बराबर ही है. सो मीन, मीडियन, मोड ऑल आर इक्वल इन केस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. चलो क्या आगे नाउ. अभी है ना हम लोग जनरली बताए क्या, अब जैसे यार ये तो है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने बोला इट इज कंसिडर्ड टू बी द आइडियल मोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन. तो उन्होंने बोला क्यों आइडियल मोस्ट करना है, तो आइडियल मोस्ट इसलिए करना है क्योंकि उन्होंने ट्राई किया कि इसकी सारी वैल्यूज ये लोग एक टेबल में कोट कर पाए, जिसे हम बोलते हैं बायोमेट्रिक का टेबल. पर फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया कि ठीक है हम कोट तो कर देंगे, पर यार तुम तो जब मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज करोगे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ही चेंज हो जाएगा. तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ऐसा करना है, तुमको सारी चीज स्टैंडर्डाइज करनी है, तो हम इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल के दे देते हैं. तुम ऐसा करना, नॉर्मल को स्टैंडर्ड में ले आना और फिर टेबल यूज कर लेना जो हमने रिजल्ट निकाल के रखे हैं. तो हम लोग नॉर्मल से सॉल्व नहीं कर पाते क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सारी वैल्यूज कोट नहीं हो सकती. तुमने मीन 50 लिखा तो वैल्यूज अलग आ रही है, मीन 60 लिखा तो वैल्यूज अलग आ रही है, मीन 70 लिखा तो वैल्यूज अलग आ रहा है. तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते. तो जनरलाइज करने के लिए हमने एक स्पेशल केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे मीन फिक्स हो गया 0 और वेरिएंस 1. सो वी कन्वर्ट दिस इनटू अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल distribution with mu as 0 and sigma square as 1. So we call this as Z following a normal distribution with 0, 1. इसको स्पेशल नेम दे दिया Z. अगर तुम Z लिख रहे हो इसका मतलब तुम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हो और इसके रिजल्ट हमारे पास टेबल में अवेलेबल है. ठीक है. सो इधर से हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट करना है, जो भी तुमको x दे रखा है ना उसका z स्कोर निकालो. z स्कोर का फॉर्मूला, z स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये. इस बार के सैंपल पेपर के अंदर है ना z स्कोर निकालने का ही क्वेश्चन आया. ये इजी नहीं हो रहा है मुझसे, अंडू कर देती हूँ. हाँ अंडू ये रहा. ठीक है. सो z स्कोर का फॉर्मूला जरूर याद रख लेना. मैं इसको है ना हाईलाइट भी कर देती हूँ आप लोगों के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस बार का है ना z स्कोर पे आया है क्वेश्चन. ठीक है. इनफैक्ट कितने भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन हम विदाउट z वैल्यू नहीं कर पाते. अब z स्कोर यूज करने, आपने कन्वर्ट तो कर लिया, अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कैसे करें, स्टैंडर्ड मतलब वो जो टेबल है उसको यूज कैसे करें. तो टेबल तो तुमको नहीं दी जाएगी, तुमको तो उसकी वैल्यू गिवन होगी. तो उसको समझने के लिए हम समझाते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन. ठीक है. उसको समझने के लिए मैंने आपको बोला इसका मीन 0 है, तो जब मैं इसका कर्व बनाती हूं ना तो इसका मीन 0 है, तो ये 0 वैल्यू हो गई. इसका मतलब सारी नेगेटिव वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी 0.5 और सारी पॉजिटिव वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी 0.5. हाँ या ना. तो अगर मैं पूछती हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0, इट इज 0.5. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0, इट इज 0.5. आई बात समझ में? पक्का? क्योंकि हमने आधा आधा कर दिया तो इट विल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या बला है, वो बला क्या है वो बताती है आपको. सपोज मैं यहाँ पे कोई पॉइंट k ले लेती हूँ, दिस इज माई k पॉइंट, देन माई f ऑफ k विल टेल यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू k. z लेस देन इक्वल टू k मतलब कर्व के नीचे का ये पूरा एरिया, ये आपको आपका क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन देगा. क्यूमुलेटिव का मतलब भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेस देन इक्वल टू. यहां नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया क्योंकि हमेशा रेंज ऑफ वैल्यूज होती है ना, तो आप इक्वल टू लिखो चाहे नहीं लिखो, इट डज नॉट मैटर. मतलब अगर मैं ऐसा भी लिखती ना प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन k, तो भी यही बात होती है, इक्वल टू लगाओ चाहे नहीं लगाओ, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू की प्रोबेबिलिटी 0 होती है. कोई पूछे ना अगर ये मैंने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 0. If x is a continuous distribution or x is a normal variable, what is the probability of 2? तो 0 लिख देना. क्यों 0 लिखना? क्योंकि एक पॉइंट की यहाँ प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है. हाँ मैंने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2, तो करना. मोर देन 2 तो करना. 2 and 3 के बीच में तो करना. हाँ हमेशा रेंज में ही बोलेगा, कभी भी फिक्स पॉइंट नहीं पूछेगा. पूछेगा तो 0 लिख दो. ठीक है. सो ये एक MCQ भी हो गया. इफ x इज अ नॉर्मल वेरिएबल विथ मीन म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर स्टैंडर्ड वेरिएंस,
देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2? 0. कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, 0 पुट कर देना सीधा. ठीक है, आया समझ में? पक्का? इधर से आप देखो, अब हमने ये समझा. अब इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज है इसको समझने के लिए. अगर मैं बोलती हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये k है मान लो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन k? तो अगर तुम्हें ये पता है, इफ यू नो दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन f ऑफ k आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या आप निकाल सकते हो पूरा एरिया 1, उसमें से f ऑफ k माइनस कर दो, तुम्हारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई. तो इधर से आपका आंसर क्या हो गया? 1 माइनस f ऑफ k. z ग्रेटर देन इक्वल टू k लिखा होता तो भी मैं 1 माइनस f ऑफ k ही करती. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज मैं कर्व बना के करती हूँ, उसको बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको. ये दो बनाए हमने, एक बोल दिया मैंने यहाँ z1, एक बोल दिया मैंने z2. ठीक है, आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइंग बिटवीन z1 एंड z2, और आपको f ऑफ z2 दे रखा है और f ऑफ z1 दे रखा है. f ऑफ z2 मतलब ये f ऑफ z2 है, हाँ या ना? दिस इज f ऑफ z2. आपको क्या चाहिए? मैं इसको थोड़ा सा येलो मार्क कर रही हूं. आपको ये चाहिए, आपको ये पीला वाला रीजन चाहिए, आपको ऑरेंज वाला गिवन है, आपको ये वाला ऑरेंज भी गिवन है, f ऑफ z1 भी. तो z2 में से z1 माइनस कर दो, येलो रीजन मिल जाएगा. आप इसको जितना अच्छे से इमेजिन करोगे ना ग्राफ पे, आपका आंसर, आपको रटने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो जैसे ही मैंने इसको देखा z2 माइनस z1 करूंगी, मेरे को मेरी येलो पट्टी का आंसर मिल जाएगा. सो इधर से क्या हो गया? f ऑफ z2 माइनस f ऑफ z1. कैसे याद रखेंगे? बड़े में से छोटा माइनस करना है, जो भी बड़ी वैल्यू दे रखी है वो बड़ी यूज करके छोटा माइनस कर दो. आई बात समझ में? पक्का क्या? ऑलराइट. अब एक लास्ट चीज और पूछती हूँ, यहीं पे नीचे कर रही हूँ. मैंने ये आपको एक कर्व दिया, ये कर्व दे दिया, मैंने आपको यहाँ k की दे दी, मतलब मैंने आपको f ऑफ k बोला, ये कहीं 0 है और यहाँ कहीं माइनस k होगा. क्यों? बिकॉज दे आर सिमेट्रिक अबाउट द 0 वैल्यू. तो जितनी दूरी पे k होगा उतनी दूरी पे माइनस k होगा, हाँ या ना? 0 से जितनी दूरी पे k है उतनी दूरी पे माइनस k. अच्छा, उल्टा भी समझते हैं, k जितनी दूरी पे इंफिनिटी से है, कहने का मतलब k जितनी दूरी पे इंफिनिटी से है उतनी दूरी पे माइनस k माइनस इंफिनिटी से होगा. तो ये दोनों येलो रीजन सेम होंगे. सोचो. तो अब अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज f ऑफ माइनस k, f ऑफ माइनस k मतलब ये येलो रीजन, सही बोल रहे हो? तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि f ऑफ माइनस k इज इक्वल टू 1 माइनस f ऑफ k? क्यों? क्योंकि देखो ये जो हिस्सा है वो लेस देन k वैल्यू माइनस कर दो, आपको ये येलो हिस्सा मिल जाएगा. समझे क्या? तो इधर से हम एक और रिजल्ट याद रखेंगे, ये वाला. आई बात समझ में? पक्का क्या? तो बेसिकली मैं आपको 3 रिजल्ट्स कराए, एक तो f ग्रेटर देन k, एक लाइंग बिटवीन z1 एंड z2, एक माइनस k का. ठीक है, माइनस हमेशा f ऑफ माइनस k इज 1 माइनस f ऑफ k, ये याद रखिए. फिर 2-3 चीजें पूछते हो, चलो आप आंसर करना ऐसे ही. यूज अनदर कलर, ओके, ग्रीन कलर से. व्हाट इज f ऑफ इंफिनिटी? f ऑफ इंफिनिटी, f ऑफ इंफिनिटी लेफ्ट साइड ऑफ इंफिनिटी, पूरा एरिया अंडर द कर्व हो गया ना. इंफिनिटी के लास्ट में लेफ्ट में कुछ भी हो वो सब. अच्छा, f ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या होगा? कुछ भी नहीं है उधर, 0. अब -1 कैसे हो सकती है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0. सो f ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगी? 0. सोचो ना, माइनस इंफिनिटी की तरफ कुछ आ रहा है क्या तुम्हारा? कुछ नहीं आ रहा, तो इट इज -1. ठीक है. अच्छा, एक और चीज पूछो, व्हाट इज f ऑफ 0? f ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 0 से पहले 0.5. वेरी नाइस. आया क्या? ये चीज समझ आई क्या? चलें आगे. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट, ये तो तुम आंसर कर दो. ठीक है, वेरी सिंपल, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द डेटा पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल वेरिएट with mean 12, so mean is 12, standard deviation is 4, z score 5, so z value भी 5 दे रखी है. आपको x डेटा पॉइंट मतलब x निकालना है. so 5 इक्वल टू x माइनस 12 अपॉन 4, so x की वैल्यू हो गई
32 का है आंसर, ये रहा। ठीक है, दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार ये वाला मैंने आपको बोला ना कि सैंपल पेपर का क्वेश्चन था इस बार का, मतलब वो डेटा पॉइंट और जेड स्कोर पूछ रहा है। तो पहले वाले का बताओ ना, म्यू दे रखा है 9, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 3। पहले वाला का डेटा पॉइंट 15 दे रखा है, मतलब x की वैल्यू है, z निकाल के बता दो क्या होएगा, 15 माइनस 9/3, 2। सही है। और यहां पे देखो z स्कोर 4 दे रखा है, x माइनस 9/3, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 20। वेरी इजी 2 मार्क क्वेश्चन था, 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आपका पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर रहा है। सो क्वेश्चन पढ़िए, इन द मैथ्स एप्टीट्यूड टेस्ट स्टूडेंट स्कोर्स आर फाउंड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैविंग द मीन एज 45 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एज 5। सो मैं सबसे पहले मीन को 45 यहाँ लिख देती हूँ और स्टैंडर्ड डेविएशन एज 5 लिख देती हूँ। What percentage? Now the question is asking you percentage. Probability निकालने के बाद उसको percentage में convert कर देना, ठीक है। More than the mean score, अब बहुत आसान है यार ये तो। more than the mean score मतलब probability of x greater than 45 चाहिए आपको, आप इसको convert कर दीजिए z में। कैसे? probability of, दोनों तरफ z में करेंगे तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन 45 माइनस 45/5। दोनों तरफ मैंने म्यू माइनस किया, दोनों तरफ मैंने सिग्मा से डिवाइड किया। सबट्रैक्ट करते तो इनइक्वालिटी चेंज होती नहीं है, और सिग्मा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन तो चेंज होगा ही नहीं, राइट। सो वो एज इट इज रहेगा। तो इधर से आपकी वैल्यू क्या आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0.5। बट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज। सो व्हाट यू विल राइट, परसेंटेज इज 50%, मतलब वही लिखना, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विद स्कोर मोर देन मीन स्कोर 50%। ठीक है, नेक्स्ट बिटवीन 30 एंड 40 पूछ रहा है अभी, और इसने वैल्यू दे रखी है 0 से 3 और 0 से 1 की। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना बोला था, 30 एंड 50 ना, 30x 50 पुट कर देते हैं हम लोग। हमारी मीन की वैल्यू है 45 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 30 माइनस 45 अपॉन 5, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 50 माइनस 45/5। सही लिखा है। इधर से देखो क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ -3z1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में जानकारी क्या क्या दे रखी है। क्वेश्चन में जानकारी दे रखी है 0 से 3 तक का। तो एक बात बताओ, जो 0 से 3 तक का एरिया होगा वही 0 से -3 का एरिया होगा, और 0 से 1 तो हमको चाहिए था तो वो तो यहां मिल जाएगा। अभी देखो ये बोल रहा है -3 से लेके 1 तक का एरिया, यहां -3 होगा, यहां कहीं 1 होगा। तो ऐसा करते हैं, हम इसको 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। ये एक रीजन हो गया 0 से -3 का, और ये एक रीजन हो गया 0 से 1 का। तो इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ -3z0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0z1। सही लिखा है, सोचो, है ना। अच्छा, दिस फ्रॉम सिमेट्री वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज दिस। आप इसमें लिख देना फ्रॉम सिमेट्री, सिंस इट इज सिमेट्रिक अबाउट 0, एंड दिस, ये तो वैल्यू आपको गिवन है 0.3413 आई थिंक। ठीक है, और ये कितनी दे रखी है 0.4987 और प्लस 0.3413। ऐड कर लो, आंसर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है देखो 84, तो 0.84 आ रहा है। फिर परसेंटेज निकालना है हमको, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 84%। वेरी सिंपल है ना। इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने बस वो सिमेट्री को यूज किया। जेड स्कोर निकालो, सिमेट्री लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Look at the next question. 2000 students appeared in an examination. So total number of students यहाँ पे ध्यान रखना 2000. Capital N is 2000 with the mean as 30 and standard deviation as 6.25. ठीक है? What is the expected number of marks between 20 to 40? So probability of x lying between 20 and 40. इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपन। प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 माइनस 30/6.25 z 40 माइनस 30/6.25।
देखो तो यार ये कितना आ रहा है 10/6.25, 10/6.25 करोगे तो आपको मिल रहा है 1.6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.6 z प्लस 1.6। क्वेश्चन में z 0 से 1.6 दे रखा है, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 1.6 फ्रॉम सिमेट्री, या आप पहले इसको दो पार्ट्स में तोड़ लो, 1.6 to 0 एंड 0 to 1.6, और फ्रॉम सिमेट्री लिख दो कि वो दोनों इक्वल होंगे। इधर आपको वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, कितनी दे रखी है 0.4452, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0.4452। प्रोबेबिलिटी आ रही है हमारी 0.8904। पर क्वेश्चन क्या पूछा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर विच इज 2000, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 0.8904 इंटू 2000, 2000 थे ना टोटल बच्चे, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आ रहा है देख लो, 1780.8, तो अंदाजन हो जाएगा 1781। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी इन डेसिमल ना, तो विल राइट अ होल नंबर, सो नेक्स्ट हायर ही लेंगे यहाँ पे तो हम, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट इसी का ही दूसरा पार्ट देखो, लेस देन 25, दूसरा पार्ट है लेस देन 25, तो लेस देन 25 के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 25, लेस देन इक्वल टू लिखना चाहो तो इक्वल टू लिख लो, क्या हो जाएगा z स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 25 माइनस कितना था इसका मीन 30/6.25, तो ये बेसिकली 5/6.25 माइनस 0.8 आ रहा है, देख लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -0.8, 16 वो 1.6 आ रहा था तो 0.8 ही आएगा। अब वैल्यू में क्वेश्चन में वैल्यू क्या दे रखी है, 0 से 0.8 के बीच की वैल्यू दे रखी है, तो 0 से 0.8 के बीच की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा है लेस देन 0.8 की वैल्यू। देखो जरा, अरे यार टेढ़ा बन गया मुझसे, इधर बना रही हूं मैं वापस से, ठीक है। ये आपको वैल्यू 0 है, यहां पे कहीं 0.8 है, यहां पे कहीं -0.8 है, ठीक है। हमें लेस देन -0.8 निकालना है, कहने का मतलब हमें ये वाला एरिया निकालना है ना, और हमें वैल्यू किसकी गिवन है, हमें वैल्यू ये येलो वाले की गिवन है, ठीक है। ये येलो वाला और ये येलो वाला सेम होगा, और इस पूरे का एरिया जो होगा वो 0.5 होगा, तो इधर से क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन लाइंग बिटवीन, सॉरी एक सेकेंड इसको काट के लिखती हूँ, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एंड -0.8 एंड 0, ठीक है। ऐसा कर सकते हो ना कि भाई पूरे 0 में से ये वाला पट्टा माइनस कर दिया तो ऑरेंज वाला आ जाएगा, and from symmetry can I say probability of z less than 0 minus probability of 0 z 0.8, ये दोनों इक्वल होंगे from symmetry, और ये क्वेश्चन में वैल्यू गिवन ऊपर, probability of z less than 0 is 0.5 माइनस ये जो आपको वैल्यूज गिवन होती है ना, आपको अपने फॉर्म में उसको लाना होता है 2881, सो 2881 0.2881 क्या आ जाएगा देख लो यार आंसर 2119। इसको आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा 0.2119 इंटू 2000, ये आ रहा है 423.8 अप्रोक्सीमेटली 424, विल राइट। आया समझ में, पक्का क्या। चलूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। Given that the scores of a set of candidates of an IQ test are normally distributed, if the IQ test has a mean of 100 and a standard deviation of 10, determine the probability that the candidate who takes the test will score between 90 and 110. तो यार देखो म्यू की वैल्यू यहाँ 100 दे रखी है, सिग्मा यहाँ 10 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइंग बिटवीन 90 एंड 110 पूछा है। बहुत आसान है ये, इसको आप z में कन्वर्ट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 90 माइनस 100/10 लेस देन z लेस देन 110 माइनस 100/10। देखो तो क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 z1, देखो, और इसके अंदर तो यार इतनी करनी, ये यहाँ पे क्या दे रखा है, z लेस देन 1 दे रखा है और z लेस देन -1 भी दे रखा है, और ये सिखाया था मैंने बड़ा माइनस छोटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइंग बिटवीन z1 एंड z2, तो z2 माइनस z1 कर लो यहाँ पे, वही दे रखी देखो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ
z लेस देन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1. ठीक है, वही चीज़ है ये कितना है देखो 0.8413 माइनस 0.8413 माइनस 0.1587. आंसर माइनस कर लो, आंसर कितना रहा है 0.6826 आंसर. ठीक है, क्या आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था ये, नंबर थोड़ी ना पूछा है, नहीं बस प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो हम प्रोबेबिलिटी आंसर करके छोड़ देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइफ टाइम ऑफ अ आइटम प्रोड्यूस बाय अ मशीन हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन एज 12 and standard deviation is 2. Find the probability of an item produced by this machine will last less than 7 months. So इधर उसने बोल दिया less than 7 months, मतलब probability of x less than 7. So probability of z less than 7 minus 12 upon 2. Probability of z less than -5/2. जरा देखो, सही है. और ये मैंने क्या सिखाया आपको, अगर आपको निकालना है लेस देन माइनस के तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ के. ठीक है, और यहाँ पे ये देखो यही दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 5/2. वही एफ ऑफ माइनस के इक्वल टू 1 माइनस एफ ऑफ के, याद करो ये वही माइनस के ही है एफ ऑफ. सो इधर से हम सब्सटीट्यूट करते तो 1 माइनस 0.9938 माइनस करके आंसर देख लो 0.0062. और नंबर थोड़ी ना पूछा, क्या पूछा नंबर नहीं, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है. फिर बिटवीन 7 to 12 मंथ्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइंग बिटवीन 7 and 14 सॉरी. सो इधर से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 माइनस 12 अपॉन कितना था स्टैंडर्ड डिविएशन 2, z एंड 14 माइनस 12 अपॉन 2. -5/2 से 1 पूछ रहा है अभी ये. प्रोबेबिलिटी ऑफ -5/2 z एंड 1. अब जरा देखो क्वेश्चन में क्या वैल्यूज आ रखी हैं. z लेस देन 1 दे रखा है, तो हमने अभी ऊपर निकाला z लेस देन -5/2, तो ऊपर से यूज कर लेंगे यूजिंग 1 करके. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -5/2. ऊपर से यूज करेंगे z -5/2 का, तो इधर से आ जाएगा z लेस देन 1 तो होता है 0.8413 माइनस इसका ऊपर आया था 0.0062 माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर आ रहा है 0.8351. आई बात समझ में? यहां आप लिखना इसको यूजिंग 2, ओ सॉरी यूजिंग 1, रिजल्ट इन यूजिंग 1 वी हैव पुट दिस. ठीक है, क्या आया समझ में? नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. नाउ दिस इज क्वेश्चन वाज इन दिस योर सैम्पल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है ना वो सबसे ट्रिकी है, बाकी इजी है. सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द मैथमेटिक्स स्कोर ऑफ अ ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट्स फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है भाई, फिर ये बोल रहा है विद मीन एज 75. सो मीन वैल्यू 75 दे रखी है, स्टैंडर्ड डिविएशन एज 8. बेस्ड ऑन द गिवन डेटा फाइंड द परसेंटेज हु हैव बिलो 75. बिलो 75 तो आपको पता है मीन वैल्यू से 50% ही होंगे, तो 0.5 परसेंटेज कितनी हो जाएगी 50%. तो मैं इसको ऐसे ही स्किप कर रही हूँ. नेक्स्ट देखते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 82 मार्क्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 82, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 82 माइनस 75 अपॉन 8. स्टैंडर्ड डिविएशन 8 था, 82 माइनस 75 कितना होता है 7. 7 अपॉन 8 आ रहा है. 7 अपॉन 8 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 0.7/8 875. देखो तो 875 है ना. हाँ, और फिर इसमें से भी हिंट मिल जाता है, यहाँ पे दे रखी होगी ना वैल्यू 875 की. हाँ ये रही दे रखी है ना, तो हम यही यूज कर लेंगे. अब देखो ग्रेटर देन निकालना है और यहाँ लेस देन दे रखा है, तो 1 माइनस लेस देन कर दो. सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0.875 कितना आ रहा है 1 माइनस 0.8092 माइनस करके आपको क्या मिल रहा है 0.1908. 92 है इधर. ठीक है, 1908 आएगा ना, सही लिखा है. अब इसने क्या पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालो. कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? टोटल स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं यहाँ 500 दे रखे ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 500 इंटू दिस प्रोबेबिलिटी. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 0.1908 इंटू 500. कर लो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 341.3.
अंदाजन 341. Next part. Calculate the number of students scoring between 67 and 83. Now this is very easy part. पर इसके साथ जो और में है वो अच्छा है. तो ये देखो इसमें तो probability of 67, x and 83. तो इसको जब आप convert करोगे probability of 67 minus 75 upon 8 z 83 minus 75 upon 8. तो ये basically -1 से +1 आ रहा है. Probability of -1 z and +1. अभी देखो वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में हमको, z लेस देन 1, z लेस देन -1, तो वही कर दो, z लेस देन 1 माइनस z लेस देन -1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन बड़ा वाला माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन छोटा वाला. पुट कर दो, वैल्यू कितनी आ रही है 0.8413 माइनस z लेस देन -1 की वैल्यू क्या दे रखी है 0.1587. कितना आ रहा है माइनस करके 0.6826. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है तो हम नंबर कैसे निकालेंगे इंटू 500. 0.6826 इंटू 500. ये आप सॉल्व कर लीजिए. इधर से क्या आ रहा है, अच्छा ऊपर वाले का 95 आ रहा था, सॉरी ये मल्टीप्लाई करने पर 95 आ रहा है 95.4. सो अंदाजन 95 और वो आ रहा है 341. ये मल्टीप्लाई करके आपको 341.3 विच इज अप्रोक्सीमेटली 341. लास्ट पार्ट मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ एक्चुअली, मेरे को वो तो सब रिपीटेटिव ही था, ये पार्ट अच्छा है, इसको समझिएगा. क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट द टॉप 10% ऑफ द स्टूडेंट्स आर अवॉर्डेड अ स्कॉलरशिप. टॉप 10%, ओके, एंड द Z स्कोर फॉर द 90th परसेंटाइल इज 1.28. अब एक बात बताओ, अगर हम 90th परसेंटाइल की बात कर रहे हैं तो परसेंटाइल ऑलरेडी आपकी वैल्यूज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर चुका है. एंड 10%, द टॉप 10%, इसका मतलब क्या मैं कह सकती हूँ कि 90th परसेंटाइल इज सेम एज टॉप 10%. 90th परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय 90th परसेंटाइल, दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन और इक्वल टू 90% पीपल. ठीक है, तो रिमेनिंग टॉप 10% ही हुआ, वही मतलब 90 से अगर छोटे हैं तो इसका मतलब टॉप 10% ही हो गए. तो क्या मैं कह सकती हूँ मेरे टॉप 10% इज सेम एज 90th परसेंटाइल, कैन आई से दिस. ठीक है, तो इधर से टॉप 10% इज सेम एज 90th परसेंटाइल. ठीक है, अब इसने बोला जो टॉप 10% है ना उनको स्कॉलरशिप मिलेगी. उसका Z स्कोर इसने दे दिया आपको कितना 1.28. मान लो x नंबर ऑफ मार्क्स पे उसको मिल रही है, तो x माइनस 75 अपॉन कितना था स्टैंडर्ड डेविएशन 8 इक्वल टू 1.28. अब देखो ये मेहनत कम मांग रहा है, बस इसमें समझने का डिफरेंस था. तो यहाँ बेसिकली आपको x ही निकालना है, आपको कुछ भी नहीं करना और प्रोबेबिलिटी, just have to calculate the x. The only trick was in the 10%, top 10% and 90th percentile वाला का पार्ट. बस ये ओनली ट्रिक वही थी, बाकी तो इसको सॉल्व भी तो करना है. x माइनस 75 इक्वल टू 8 इंटू 128, तो 128 256 512 1024 होएगा ना, 1024 और प्लस इधर चला जाएगा 10.24 है ना, तो ये इधर चला जाएगा, इसमें ऐड कर लो तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 85.24. समझे. अच्छा इसको आप अंदाजन लिख सकते हो 85 मार्क्स. आया समझ में पक्का. तो देखो ये मेहनत कितनी कम मांग रहा था, पर बच्चा पता है क्यों यहाँ पे वो उसको छोड़ के ही आता और में, क्योंकि उसको ये परसेंटाइल कंसेप्ट ही नहीं समझ पड़ता. ठीक है, सो द ओनली ट्रिक, मैंने आपको बोला ना मैं बाकी में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं लास्ट पार्ट में इंटरेस्टेड हूं. तो लास्ट पार्ट ही सबसे डिफरेंट था जो अभी उन्होंने पूछा है. ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर यूनिट 4 ऑल्सो. हमने सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन किए सी, एंड दिस टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन शायद आए, क्योंकि देखो सैम्पल पेपर में भी बहुत सारा नॉर्मल दिया है उन्होंने, और है ना पॉइजन बाइनोमियल बहुत रिपीटेटिव पूछ लिया गया है. तो अब की बार चांसेस नॉर्मल से हैं, तो आप लोग इसको नॉर्मल को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. एक बार क्वेश्चंस वापस प्रैक्टिस कीजिए, सेम ही कर लो, भले सेम क्वेश्चंस को ही वापस प्रैक्टिस कर लो एंड सॉल्व दीज क्वेश्चन, लर्न द फॉर्मूलाज. जितना आप बाय हार्ट रखोगे आपके फॉर्मूलाज को उतना जल्दी आपसे क्वेश्चन होएगा. यस, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के कॉन्ट्रास्ट में हम ये कह सकते हैं फाइनेंशियल पूरा फॉर्मूला था, ये वाला पार्शियल है. मतलब फॉर्मूला के साथ साथ कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, यहाँ समझ आना चाहिए कि क्या एक्स होने वाला है, क्या हमको निकालना है, वो समझना थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट टास्क है.
ठीक है. सो दिस कंप्लीट्स योर अनदर यूनिट विच इज अ 10 मार्क यूनिट, यूनिट 4. आप इसको प्रैक्टिस कीजिए. कल की क्लास में वील स्टार्ट विद अनदर इंपॉर्टेंट यूनिट, अगेन 11 मार्क्स यूनिट. हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे. 1 विल स्टार्ट विद यूनिट 1. ठीक है, यूनिट नंबर 1. आई विल ट्राई टू फिनिश दिस यूनिट इन 1 क्लास. मैं अलग अलग कंसेप्ट्स को वही डिवाइड करके और हम लोग वही प्रीवियस और क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चन एंड सम एक्सपेक्टेड वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. इन यूनिट 1 आई विल ऑल्सो कवर द न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज पार्ट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिट 1 ओनली. So numbers quantification and numerical application along with numerical inequalities will cover the entire part. The trend is right now कि numerical inequality से एक MCQ ही बनता है, तो हम लोग उस हिसाब से ही इसको प्रिपेयर करेंगे. All right, so that's all for today. कल की क्लास में मिलेंगे. We'll start with unit 1. Thank you. Bye. See you guys. कल मिलते हैं. Bye bye.